जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ जी, लखनऊ से। नमस्कार यह क्या। जो संस्थाओं में देखें या फिर संगठनों में देखें, लेखक संघों में देखें, ये हाँ, भाई भतीजावाद मतलब यही नहीं कि आपके खून के रिश्ते हों, आपके घर हाँ, हाँ, परिवार के रिश्ते हों, बल्कि आपकी पसंद के भी जो रिश्ते रिश्ते हाँ, हों। हाँ, वो उसी दोस्त में एक तरह से दोस्त भी मान हो सकते हैं। सकती हैं और भी जी, तमाम दोस्ती हो सकती है, दोस्त हाँ, हो हाँ, सकते हैं, कोई मैत्री हो सकती है, और ऐसे कोई रिश्ते भी हाँ, आउटसाइडर आपके जो रिश्ते हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं उसमें मौका देते हैं, बढ़ाते जी, हैं। जी, या जी, जी, उसके पीछे का आपका जो समीकरण है, किस रूप का गिव एंड टेक पॉलिसी लेन देन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे हो सकता है। जी, ये जी, जी, अनुमान लगाया जाता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हिंदी जैसी भाषा में जो संस्था हाँ, अपने आप में तो एक तो उठती नहीं है, बनती नहीं है, जो जी, बनी बनाई है उसको भी इस रूप में आप डैमेज करते जा रहे हैं, एकदम क्षतिग्रस्त करते जा रहे हैं। जी। जी, जी, जी। तो देखिए, असल में है क्या ना कि हमारे यहाँ अ, जिस तरह का सामंतवाद बहुत पहले से चला आया है और जिस तरीके से लेखक साहित्यकार पलते रहे हैं, तो उसमें आप देखिए अधिकांश संस्थाओं में जिन लोगों ने शुरुआत की है, हमारी आपके मतलब सामान्य या मामूली हैसियत के लोगों ने अपवाद स्वरूप कोई संस्था शुरू की होगी। और अगर शुरू भी की होगी तो कितने दिन तक चला पाए होंगे, कैसे चला पाए होंगे, उसको हम देखें तो इस तरह की तो बहुत सारी संस्थाएं हिंदी पट्टियों में मिल जाएंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ तीन पुरानी संस्थाएं हैं, एक सबसे पहले काशी नागरिक प्रचारणी सभा, और उसके बाद दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन, और तीसरी जो है वो मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। उसका नाम मैं पूरा भूल रहा हूँ, लेकिन उससे भी गांधी जी का रिश्ता रहा है, और नागरिक प्रचारणी सभा और सम्मेलन से भी रहा है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो हिंदी की संस्थाएं हैं और जरा भी उसमें थोड़ा वर्चस्व वाले या ऊपर के राजनीति के लोगों से संपर्क रखने वाले लोग हैं, तो उसमें राजनीति के लोगों को या तो ले आते हैं और या फिर उनके माध्यम से अपना वर्चस्व बनाते हैं। जैसे गांधी जी 1915-16 में आते हैं, तो उसके बाद वो जिन संस्थाओं से जुड़ते हैं, उसमें सबसे पहली संस्था वो इंदौर की है, जो वाणी वीणा पत्रिका निकाल रही है। मेरे ख्याल से उसको 100 साल होने जा रहे हैं। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वीणा जो निकाल रही है उससे लोग नाम जान जाएंगे। उसका नाम थोड़ा बहुत इस तरह से आम फहम नहीं है, जैसे काशी नागरिक प्रचारणी सभा या हिंदी साहित्य सम्मेलन। लेकिन 1917 में वहां पर गांधी जी आते हैं, और आज वो संस्था इतनी संपन्न है कि वो चाहे तो हिंदी साहित्य में कोई भी बहुत बड़ा काम कर सकती है, किसी तरह का। लेकिन वहां पर पैसे वालों का, पैसे वालों के भाई भतीजावाद का, या अपने पैसे वालों के वर्चस्ववादियों का कब्जा है। और एक सिवाय इसके कि वहां हाल हो गया है, सुविधा संपन्न, वहां से वीणा निकल रही है, लेकिन वीणा निकलने के अलावा मुझे नहीं लगता कि उस तीसरी संस्था ने हिंदी में कोई बहुत बड़ा और ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको याद किया जाए। जबकि वो सबसे बाद में 1912 के आसपास बनी है। 1910 में सम्मेलन बनता है, और 1893-94 के आसपास ऐसे, मैं बहुत पक्का नहीं हूँ, लेकिन इसी के आसपास नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना होती है। और अगर उस संस्था को हम छोड़ दें, क्योंकि उसके पास मतलब उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा अगर जानकारी नहीं है, तो इतनी जानकारी मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। लेकिन बाकी जो जो संस्थाएं रही हैं, काशी की नागरिक प्रचारणी सभा, और
इलाहाबाद का हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो ये शुरू में तो देखिए इन्होंने जिन मकसदों से अपनी शुरुआत की, जो लोग शुरू में रहे, संस्था को खड़ा किया, और शुरू में ये सारी संस्थाएं जो है किराए के भवनों में रही हैं। बाद में इनके अपने के सब के परिसर हो गए और अच्छे खासे भवन हो गए। तो लेकिन उसके बाद आप देखिए कि एक समय के बाद धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं में कुछ लोगों का कब्जा होता गया, और उन लोगों ने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके अपना संख्या बल बढ़ाया, और कैसे चलाना नागरिक है। पटचारणी सभा 1893 में, हाँ और संस्थापक श्याम सुंदर दास जी थे। हाँ, उसमें और कुछ नाम है, लेकिन श्याम सुंदर दास जी भी एक थे, केदारनाथ पाठक थे, राम नारायण मिश्र थे, और दो तीन नाम और हैं, हम सारे नाम पर इस समय ध्यान में नहीं है। उसमें उसमें जॉर्ज, उस समय के जॉर्ज ग्रियर्सन भी थे उसमें। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो मदन खैर उस मोहन समय ही। मालवीय थे, फिर जी महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये तमाम लोग थे। हाँ हाँ, तो ये द्विवेदी जी तो मुझे लगता है बाद में आए होंगे, पर शुरू के जो संस्थापकों में है वो ऐसे ही 5-7 नाम है जो आप ले रहे हैं। तो लेकिन उसमें लेकिन संस्थापक में मूल रूप से श्याम सुंदर दास जी का ही नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें राम नारायण मिश्र और केदारनाथ केदारनाथ पाठक का नाम जो बाद है। में सब उनके सहयोगी बने थे। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए अब जैसे मैं जानता हूँ कि राम नारायण मिश्र जो है वो तो स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर थे, जो स्कूलों का मुआयना करते हैं। बाकी लोग क्या कैसे थे मुझे पता नहीं, पर वो लोग मतलब हिंदी की निष्ठा जो उनके पास जिस तरह के काम के लिए थी, तो ऐसे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की। उसके बाद फिर वहां पर चीजें आनी शुरू हुई, संग्रह शुरू हुआ, और एक समय में मतलब काफी चीजें जो राजे रजवाड़ों में थी, लोगों के पास में थी, जहाँ रहती तो नष्ट हो जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे लगता है कि जितना नागरिक पिचानी सभा काशी में आई है, उतनी हिंदी साहित्य सम्मेलन में नहीं आई। तो ये तो एक काम इन लोगों ने अच्छा ये किया कि बहुत सारी चीजें जो लोगों के पास घरों में रह करके नष्ट हो जाती, पोथियां हैं, मूल पांडुलिपियां हैं, तो वो सब इन लोगों ने जुटाया, और उसके बाद फिर उसे बहुत सारा हिंदी साहित्य का कई दिशाओं में काम बढ़ा है। तो सम्मेलन में भी हुआ और इसमें भी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वर्चस्ववाद सारी संस्थाओं में कुछ न कुछ समय के बाद वो आने लगा, और काम जो मूलतः उद्देश्य रहे हैं वो पीछे पड़ने लगे। और फिर ये है कि संस्था चलाना है तो जो उसमें ज्यादा संख्या बल के लिहाज से है, या संस्था को चलाने का कौशल जिसके पास है, तो ऐसे लोगों ने संस्था को चलाने में जो भूमिका निभाई। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे काशी नागरिक प्रचारणी सभा में बहुत समय तक सुधाकर पांडे और उनके भाई, नाम मैं भूल रहा हूँ, इन दोनों लोगों का ऐसा वर्चस्व रहा है कि बनारस तो मतलब बहुत एक तरह से झगड़े झंझट का मामला हो तो कोई वहां किसी से 19 नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत लंबे समय तक वहां बड़ी सारी हस्तियां रही हैं। उसके बावजूद वहां पर पांडे बंधु का कब्जा जो है वो लंबे समय तक रहा, और बाद में मुकदमेबाजी में होते होते अभी 1-2 साल पहले शायद उस मुकदमेबाजी में जो उनके शुक्ल और जो उनके साथ लोग रहे होंगे, वो उस संस्था पर अब आकर के काम करने के लिए मतलब वैधानिक एक तरह से उत्तरदायित्व लेने वाले हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभा में तो सुधाकर पांडे बंधुओं के समय में, और वहां पर बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, जैसे मुझे याद पड़ता है कि वहां पर हमारे त्रिलोचन शास्त्री रहे हैं, और ये उन्हीं का बताया हुआ है, जो उन्होंने बताया था मुझे कि सुधाकर पांडे लेखक न होते हुए भी, या उनके भाई लेखक बन गए इसलिए कि ये तो देखते थे भाई हमारे यहाँ इतनी पुस्तकें हैं, ये हैं, इस विषय की हैं, वो पुस्तकें हैं, तो उनका दिमाग ये चला कि कहाँ से क्या लेकर के और इसमें जोड़ दिया जाए तो कोई एक किताब बन जाए।
तो ये पांडे बंधुओं ने ये किया कि अलग अलग किताबों से चैप्टर के चैप्टर निकाल लिए और उसको जोड़ा और पता चला कि 4 5 6 किताबों से कोई उन्होंने एक किताब तैयार कर ली। किसी एक को दे दिया, दो को दे दिया, भैया इसको देख दाख के ऐसा कर दो कि ये ना लगे कि ये वहां से निकाल करके और ये किताब इस तरह से बनाई गई है। तो एक तो मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कब्जा करने के बाद किस तरह एक की एक चीजें। किताब तो मेरी नजर पड़ी है जो जो शुक्ल जी पर है, जी संपादित सुधाकर पांडे। हाँ उसमें उनके कई लेखों को जायसी पर है, तुलसीदास की जो काव्यशीलता है, हाँ ये इसी तरह से जी निबंध क्या है, उनके तमाम लेखों को संगति करके संपादित कर एक किताब तैयार की गई। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हमको देखिए त्रिलोचन जी का बताया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पांडे जी हम लोगों को कह करके और ये करके कि भाई इसमें तुम देखो और दिमाग लगाओ कैसे क्या हो सकता है कि उसमें हमको फिर तुम्हारे तुमसे काम करा करके ऐसा करना पड़ेगी। बोले न लगे किताब हमने नहीं लिखी है, सब यहाँ वहां से उड़ाई हुई है। तो मेरा कहने का मतलब कि जिनका कब्जा हो जाता था वो लिखने पढ़ने वाले हैं या नहीं है, तो इस तरह का काम करने लगे। तो ऐसे लोगों से संस्था कहां तक जाकर के किस पतनशीलता तक जाएगी और उससे हिंदी का कितना नुकसान होगा, ऐसे लोग इस बात की कभी कोई परवाह करते ही नहीं रहे हैं। और जितना संभव हो कब्जा बनाए रखने के लिए, तो उसमें अगर मुझे नहीं लगता कि मुकदमेबाजी ये नहीं हुई होती, लंबे समय तक नहीं चलती और ऊपर तक नहीं गई होती, तो काशी नाकी पिचानी सभा जो है वो मतलब वर्चस्व से मुक्त हो करके आज इस स्थिति में आती कि वहां रह करके अब हिंदी का काम जो भी कर सकते हैं पुराना नया या उसको पुनर्संस्कारित करने का, वो करने की स्थिति कोई बन पाती। दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वहां भी एक समय में तो अच्छा काम हुआ लोगों ने। और एक किराए के मकान से देखिए आज जाइए इलाहाबाद में तो कितना बड़ा भवन है वहां पर, और बहुत जिसको कह सकते हैं कि वास्तुकला की दृष्टि से भी और बाकी मजबूती के लिहाज से भी हर तरह से उसका पूरा एक परिसर है। लेकिन एक समय में जो किराए के मकान में और जैसे कच्चे मकान में, मुझे जहां तक याद पड़ता है रामनेश त्रिपाठी ने कहीं लिखा है, उस पर एक कविता भी उनकी है। तो ऐसी स्थितियों से संस्था को लोगों ने खड़ी किया, तो उसमें टंडन जी थे, रामनेश त्रिपाठी से थे, इलाहाबाद के और लोग थे, और बहुत बाद में तक तो उसमें राम प्रताप त्रिपाठी एक रहे हैं। तो लेकिन ये सब होने के बावजूद मतलब लंबे समय तक झगड़ा चला है वर्चस्व के लिए। तो समानांतर हिंदी साहित्य सम्मेलन खड़ा हो गया परीक्षाओं के लिए, इसलिए कि परीक्षाओं से पैसा आता था। वो भी मामला मुकदमा गया, हाई कोर्ट तक गया और आगे तक गया। तो पता चला कि बाद में वहां पर जो है वो जो पुराना एक समानांतर वाला था वो खत्म हुआ, तब कहीं हिंदी साहित्य सम्मेलन की इज्जत बच पाई है। वरना तो समानांतर हिंदी साहित्य सम्मेलन वहां मतलब 2 3 दशक तक चला है। तो ये तो और उस इलाहाबाद में जहाँ की मतलब एक से एक नाम रहे हैं, श्रीधर पाठक थे और हमारे बालकृष्ण भट्ट थे, ये पुराने नाम है। बाकी तो वहां मतलब कितने नाम हैं। तो इन सारे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, या शायद उन्होंने अपने को उसमें फंसाना नहीं बहुत जरूरी समझा। और अब किसी तरह ये है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन मोटे तौर पर ठीक ठाक चल रहा है, पर बहुत ज्यादा काम वहां पत्रिकाएं भी नियमित नहीं छप पा रही हैं। अखबार एक उनका निकलता है, वो बहुत अच्छा नहीं है, निकल जाता है निकलने के नाम पर। तो इतनी बड़ी संस्था, इतनी पुरानी संस्था जिसको 100 साल 100 मतलब 2010 में हो गए, तो उसकी अगर हम उपलब्धियां देखना शुरू करें काशी नागरी पचानी सभा की, तो मुझे लगता है कि जितनी किताबें छापी उन्होंने या बहुत सारे काम किए हैं, वो उपलब्धियां सम्मेलन से के मुकाबले ज्यादा हैं।
भले वो सुधाकर पांडे बंधुओं के समय में मतलब पुरानी किताबें बेचना, और 10 रुपए किताब है तो उसके 20 रुपए दाम रख करके बेचना, ये भी सारा हुआ है, बहुत सारे प्रकाशक करते हैं, सम्मेलन में भी होता रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है जितना ठोस सम्मेलन ने परीक्षा कराना और लोगों को मतलब उपाधियां देना उस परीक्षा के माध्यम से, इस काम पर सम्मेलन मुझे लगता है कि ज्यादा केंद्रित रहा, और इसी के वजह से उसमें समानांतर हिंदी साहित्य सम्मेलन भी लोगों ने बना लिया। तो इस वो हमको लगता है कि हिंदी का काम करने के लिए उद्देश्य जो रखा है उसके हिसाब से काम करने के लिए ज्यादा समय तक वो लोग काम नहीं कर पाते हैं जो उसको शुरू करते हैं। उसके बाद उस पर लोगों की नजर लग जाती है कि भाई इसमें हम कैसे घुसपैठ करें, इसके उद्देश्य को कुछ बनाए रखें, और बाकी अपने वर्चस्व के लिहाज से अपने लोगों को जोड़ करके फिर हम उसमें जो जैसा चाहें वो करें। तो इससे होता क्या है कि अच्छी खासी संस्था, भले उसके पास भवन हो, परिसर हो, और प्रेस हो, बहुत सारी चीजें हों, लेकिन जो ठोस काम वहां से होना चाहिए, निकल करके आना चाहिए, वो धीरे धीरे वो समाप्त भले ना हो, लेकिन बहुत वो एक निष्प्राय और बहुत क्षीण हुआ हमारे सामने आता है। तो इन दो संस्थाओं का तो यही है। बाकी देखिए, अगर हम लोग जो संगठन बने हैं लेखकों के, उनकी भी स्थितियां धीरे धीरे वो इसी वर्चस्ववाद का शिकार होती रही हैं। तो आप तो खुद देख रहे हैं, और आप देखिए, सोचिए कि मतलब किस तरीके से इन पर सवाल उठते हैं या उठाए जाने चाहिए, ताकि लेखक तो ऐसा प्राणी है न कि वो आम समझ के लोगों से बेहतर समझ वाला होता है, बेहतर लिखने पढ़ने वाला होता है, तो उसके यहाँ इस तरह की विकृतियां तो नहीं आनी चाहिए। पर इस तरह की कितनी विकृतियां हम लोग देख रहे हैं कि जो बाद में संगठन बने हैं उनमें भी पैदा हो गई हैं। तो उनमें आपका क्या अनुभव है, या आप क्या देख रहे हैं? तो वो कुछ आप भी थोड़ा सोच के बताइए, तो हमारे लोगों की बात थोड़ा आगे बढ़ सकती है। हाँ। जी। हाँ। तो आखिर जो उसके बाद के, मान लीजिए कि भाई भतीजा बाद होता है, जी। लेकिन जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं या जो इस तरह की चिंता रखते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, होनी चाहिए? जैसे इसमें जसम में तो त्रिलोचन भी जी भी थे, हाँ, रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो फिर कैसे उनको भी सुनते हैं कि उनके साथ भी काफी कुछ भेदभाव किया गया, उनको अंततः नहीं नहीं, वो देखिए, है क्या कि एक तो हम लोग बहुत स्पष्ट जानते हैं कि तीनों संगठन जो हैं, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, तीनों ये तीन तरह के राजनीतिक दलों के, हालांकि तीनों वामपंथी हैं, तो ये उनके नाभिनाल से जुड़े हुए हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था या कहाँ पर मैंने सुना कि एक समय में इन संगठनों में होता ये था कि पार्टी के स्तर पर नाम तय कर दिए जाते थे कि भाई आपका अध्यक्ष ये होगा, वो लिखने पढ़ने वाला है कि नहीं है, लेकिन वो आपका लेखक संगठन है, लेकिन अलेखक प्रकृति का व्यक्ति जो है वो राजनीति में किस तरह का है, पर वो आपके संगठन का अध्यक्ष होगा। मेरे ख्याल से ये जनवादी लेखक संघ में या किसमें रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये भी 1-2 दिन पहले हमने ये चर्चा कहीं न कहीं पढ़ी या सुनी है। तो अब बताइए कि राजनीति के लोग अपनी राजनीति का काम बेहतर करें, और तीनों वामपंथी दल जो है वो देश की जनता की बात करते हैं, वो जहां फंसी है उससे निकालने की बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष की बात करते हैं। पर पता चला कि जो लेखक थोड़ा, क्योंकि सारे लेखक वामपंथी तो न तो कार्ड होल्डर होते हैं और न वामपंथी होते हैं, पर यह है कि वाम सोच के होते हैं, तो आप
आपने जो लेखक संगठन बनाया है किसी पार्टी के नाते, तो वो तो आपके समर्थन में आकर के आपको मजबूत करते हैं। उस मजबूती को आप अपने वर्चस्ववाद से अगर बढ़ाएंगे राजनीतिक पार्टी होने के नाते, तो ये तो झगड़ा मतलब प्रगतिशील लेखक संघ में बहुत पहले से शुरू हो गया कि पार्टी का वर्चस्व है। और उसके बाद जनवादी लेखक संघ बना, उसमें भी कमोबेश स्थिति यही रही। और अब जन संस्कृति मंच में तो मुझे लगता है कि इन सबसे स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई। तो इसका मतलब ये है कि सचमुच जो लेखक हैं और ऐसे लेखक जो राजनीतिक दलों के कार्ड होल्डर हैं, तो वो नहीं चाहते कि जो सचमुच रचनात्मक लेखक हैं वो हमारे सहयोग के लिए, हमको मजबूत करने के लिए तो हमारे साथ आए, उसके लिए आप उनको लेने को तैयार हैं। लेकिन वो आकर के आपको मजबूती देने के साथ में लेखकों के हित की बात करें और संगठन राजनीतिक पार्टी से अलग स्वतंत्र सोच के साथ चले, और चलना भी चाहिए। इसलिए कि लेखक तो प्रेमचंद ने ही कहा है कि लेखक तो मतलब अपने स्वभाव से स्वतंत्र होता है। ये तो प्रगतिशील लेखक संघ वाला जो उनका साहित्य का उद्देश्य है, इसी में उन्होंने बात कही है। तो राजनीतिक पार्टियां जो वर्चस्व बनाने की कोशिश करती हैं, वही वर्चस्व उसमें पार्टी कार्ड होल्डर या मतलब जिनकी किसी तरह की गहरी राजनीतिक सोच है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग संगठनों में अपना वर्चस्व बना करके अपने तरीके से काम करते हैं। मसलन प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो 50 के पहले कुछ समय तक निष्क्रिय रहा, 50 के बाद कुछ सक्रिय हुआ, और उसके बाद जो सक्रिय हुआ है, तो आप कहीं 2, 4, 6, 10 शहरों में ऐसा हो सकता है कि लोगों के अपने बलबूते वो संगठन चला हो और पता चला कि प्रगतिशील लेखक संघ चल रहा है। वरना जब तक 1986 नहीं आया था 50 साल होने को, उसके पहले तो मतलब मेरी अपनी जितनी याददाश्त है, प्रगतिशील लेखक संघ बहुतायत रूप में मतलब कुछ लोगों के जेब की संस्था बन करके रह गया था। और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं, जो वर्चस्व था उनका, वो ऐसे लोग जो पार्टी के कार्ड होल्डर रहे हैं। और उस नाते मतलब प्रगतिशील लेखक संघ में लेखक ही लेखक से कितना भिड़ा है इसको लेकर तो के। त्रिलोचन जी से कभी आपकी बातचीत हुई थी इसको लेकर के? बहुत पहले हमारी जसम से उनकी, उनका नाता क्यों टूटा था? नहीं वो तो असल में उसके बाद की बात है। लेकिन उनसे जिन लोगों ने बात की, असल में त्रिलोचन जी जो है एक तो बहुत सीधे साधे थे, तो उनको लोगों ने बहुत बनाया और कहा कि भाई इतना बड़ा लेखक संगठन है और इसके समानांतर है, तो सीधे भले आदमी थे और तैयार हो गए, बना लिया। लेकिन बाद में वो अगर कोई सुझाव दे रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई रचनात्मक बात आपसे कर रहे हैं, तो आप मतलब फिर उनको अध्यक्ष की हैसियत है, उस अध्यक्ष की हैसियत वाला महत्व उनको नहीं दे रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि एक समय में तो मुझे जो जानकारी है कि उनको तो एक तरह से मतलब घोषित रूप से भले न निकाला हो, लेकिन बहुत उनकी स्थिति ऐसी खराब कर दी गई कि अध्यक्ष होना ना होना उनके लिए दोनों बराबर हो गया। तो अब जहां राजनीतिक दल या पार्टी कार्ड होल्डर इस तरह की भूमिका में आएंगे, तो कोई भी सम्मानित लेखक क्यों किसी लेखक संगठन में जाना चाहेगा। अब जैसे लखनऊ, मतलब एक तो इसमें है कि जिला इकाई को जब संगठन बनाया जाता है, तो बहुत समय तक वो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये प्रदेश स्तर का संगठन है कि जिला स्तर का है। जैसे अभी मतलब ये उजागर किया चंद्रेश्वर जी ने, ये बहुत लोगों को वहां भी नहीं लगता कि भाई ये प्रदेश स्तर का है। कौशल किशोर जी हमारे जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष जैसे उस पर बने हुए हैं, और अध्यक्ष इस समय वहां के शिवमूर्ति जी हैं। तो मतलब लेखक को आप इतना नीच समझते हैं कि वो आपके पीछे मतलब चलने वाला हो,
जबकि प्रेमचंद ने कहा था कि राजनीति के चलने वाली मशाल है। तो त्रिलोचन जी गए क्यों थे जब वो नहीं, जानते उनको लोगों ने बहुत मनाया और जरूरत थी ये जनसंस्कृति मंच के लोगों को कि हमारे पास एक बड़ा नाम होना चाहिए अध्यक्ष के रूप में। त्रिलोचन जी नहीं गए थे, ये लोग लाए थे उनको। कितने साल लेकिन रहे थे वो? जी, त्रिलोचन जी कितने साल रहे थे? मेरे ख्याल से एक ही 2 साल रहे होंगे, वो इससे ज्यादा तो नहीं रहे होंगे, मुझे जहां तक याद पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वही त्रिलोचन जी जब दिल्ली छोड़ करके उनकी बहू ले गई उनको हरिद्वार, वहां वकालत करती थी वो, तो उसकी अपनी दिक्कत थी, उसकी रोजी रोटी थी वकालत। वो घर में बंद करके उनको चली जाती थी, दिन भर बेचारे निरीह आदमी तेरे वहां पड़े रहते थे। उस समय कितने लोग जन संस्कृति मंच के कि हमारे अध्यक्ष रहे हैं, तो देखें तो उनकी क्या स्थिति है, उनको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या ये लेखक संगठनों का काम ये नहीं है कि भाई अपने लेखक का या अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष का या कोई ऐसा पदाधिकारी है जो इस स्थिति में उसको जरूरत है, तो आप उसको मतलब निरीह छोड़ दीजिए। जैसे भी आपने अलग किया त्रिलोचन जी को, लेकिन बाद में मतलब बहुत निरीह स्थिति में रहे हैं हरिद्वार वो। तो इससे क्या निकल संकेत निकल रहा है? आखिरी सवाल। देखिए ऐसा है कि चाहे जिस भी पार्टी पैसे का वाले लेखक, ही, पहुंच वाले, भाई भतीजावाद वाले ही लोग इन सब संगठनों और संस्थाओं में अपने वजूद बना सकते हैं, बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं नहीं देखिए, जब तक जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि लोकतांत्रिकता, जब तक लोकतांत्रिकता नहीं होगी तब तक कोई संगठन चाहे पार्टी का हो और चाहे वैसे अलग बना करके ही लोग उस 2-4 संगठन इस नाम पर हैं, तो वो नहीं चल सकता है। और जब तक आपके पास ठोस उद्देश्य और काम नहीं होंगे, तो आप केवल लेखक संगठन बना करके नाम के लिए तो वैसे भी नहीं चला सकते हैं। तो इस समय जनवादी लेखक संघ को थोड़ा अगर हम बेहतर मान लें, या प्रगतिशील लेखक संघ की मतलब कुछ बिहार में संभव हो सकता हो या कुछ मध्य प्रदेश में जाता हो। बाकी प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थिति यह है कि जो उसके बन गए हैं वो अपना जैसा चाह रहे हैं चला रहे हैं। नहीं कोई है तो चलिए, अगर 50 लोग होना चाहिए, नहीं 50 है तो ठीक है, 10-15 लोग हैं, उसी के नाम पर संगठन चल रहा है, चाहे प्रदेश स्तर का हो और चाहे जिला स्तर का हो। यानी आप बस कह रहे हैं कि त्रिलोचन जी के साथ भी जश्न जश्न में काफी उपेक्षा हुई। हाँ, आप ये उपेक्षा हुई उनकी, और तकलीफ ये इसलिए रही है कि आप उनको उनकी हैसियत के लिहाज से सम्मान देने ले आए थे और आपने उनको अपमानित किया। लेकिन अब क्योंकि वो जिस अवस्था में थे, वो क्या करते भाई, वो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, और उन्होंने आखिरी दिनों में मतलब दिल्ली में कई कई जगह रह करके काम किया, तो उनको रोजी रोटी और उसका भी तो चाहिए था। तो कोई लेखक संगठन अपने किसी अध्यक्ष को कुछ पोषित करे, मेरे ख्याल से किसी लेखक संगठन में ऐसा नहीं है। अगर किसी को आप सम्मान के साथ ले आ रहे हैं, तो 2 साल 3 साल जो भी आप कार्यकाल रखते हो उसकी सम्मान जनक ढंग से विदाई भी तो करिए। अब जैसे लखनऊ में कौशल जी ने किया, सिद्धेश्वर जी को 2 साल तक रखा और उसके बाद उन्हीं को सहमत करके जिसको मतलब लाए, पता चला कि वो तो विवादास्पद और आपराधिक मामले में फंसा हुआ आदमी है। तो अब वाम संगठनों में कोई भी हो, वो मैं केवल जनसंस्कृति मंच की बात नहीं न कर रहा हूँ। प्रलेस में तो नामवर जी की खूब चलती रही, और अंतिम अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में वो नहीं हावी नहीं, भी वो देखिए, वो नामवर सिंह जी की इसलिए चलती रही है कि वो बड़ा चेहरा रहे हैं। और वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो लेखक संगठनों की अपनी मजबूरी भी होती है कि हमारे संगठन में मतलब कोई बड़ा चेहरा रहे दिखे, उसका वर्चस्व हो तो भी हम झेल लेंगे, और वो कुछ मतलब विवादास्पद भी हो तो भी
जैसे बहुत बार जो है वो बिहार उहार के एक मसले में मंच पर चले गए थे, तो उनका ठाकुरवाद जो है वो बड़ा खुल करके आ गया था नामवर सिंह का। तो वो तो देखिए स्थितियों परिस्थितियों की बात है, उस पर हम लोग ज्यादा बहस नहीं कर सकते, पर लेखक संगठनों को अगर चलना है तो जबकि एक तो कद लोकता। काठी में, कद काठी मतलब आप वो कद काठी से न जाएं। त्रिलोचन जी भी बहुत कद काठी में नामवर जी से कम तो नहीं थे। वो शुरुआती दिन नामवर जी का, वहां जी से त्रिलोचन जी का जिक्र आता है बार बार। उनके छोटे भाई भी करते हैं, काशीनाथ सिंह भी जी करते जी हैं जी जी जी। कि त्रिलोचन जी कितने उस परिवार के करीब रहे थे वो नामवर हाँ जी। हाँ और हाँ। नहीं नहीं, पर देखिए ना त्रिलोचन जी आर्थिक रूप से कितने कमजोर रहे हैं। वो जीवन भर जो है, चाहे नागरिक प्रचारणी सभा में रहे हों चाहे कहीं, जब उन्होंने बनारस छोड़ा है, ये उर्दू वाला एक काम कोर्स वोर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, वहां गए हैं, तब से उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है। वरना तो बेचारे वो अपने बच्चों को जैसे भी पाला, बाद में बड़े बेटे से भी उनका बड़ा विवाद रहा, बिल्कुल बोलचाल भी बंद रही। तो और आपके नामवर सिंह या काशीनाथ सिंह, ये तो हर स्थिति में मतलब घर से भी मजबूत बेहतर थे और अच्छी खासी नौकरी में थे। तो बाकी कद काठी की अगर बात करिए, और मैंने प्रसिद्धि में कह रहे हैं, प्रसिद्धि को। प्रसिद्धि में देखिए, प्रसिद्धि में तो त्रिलोचन जी मतलब बनारस में रहते हुए कविताओं से अपने धरती उनका शायद पहला निकला है। तो वो तो वहां से अपनी अलग एक निराला, और समानांतर जो लोग उनके रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल वगैरह, उनके साथ वो अलग दिखाई पड़ते हैं अपने लेखन से। वो नामवर सिंह तो उनके सामने उस समय कुछ नहीं थे। नामवर सिंह तो जो कुछ हुए हैं वो बनारस से निकलने के बाद का, आपके बनारस यूनिवर्सिटी से या जोधपुर में जाने के बाद कोई हैसियत बनी है, वरना उसके, और अगर वो आप कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र के संपादक नहीं होते या राजकमल से नहीं जुड़ते और जेएनयू में नहीं आए होते, तो आप क्या सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कद नामवर सिंह का होता? यानी मुझे तो कुल नहीं कहने लगता। का आपका लबोलुबाब यही है कि एक इन संगठनों में या संस्थाओं में जो होते हैं भाई भतीजा करने वाले, उसके एक समानांतर भी कोई एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए, जी लेखकों का समूह होना चाहिए जो कम से कम इनको बैलेंस में रख सके, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाए कम से कम। हाँ, आखिर लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि ये ऐसे किसी भी होने लेखक नहीं को, देते हैं, माने नहीं होने नहीं नहीं, देते। मतलब आप लेखक के सम्मान का, ठीक है, उस उसके लेखकीय कद के नाते तो आप चाहते हैं कि आपके साथ बना रहे, पर वो कद जो है आपको हमेशा अपने से बड़ा हो रहा है या है, ये इसको आप बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बहुत घटिया मानसिकता है। कोई भी लेखक संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, लेखक की अपनी एक राजनीतिक सत्ता जैसी भले न हो, लेकिन लेख की हैसियत तो एक अच्छे लेखक की हमेशा मजबूत होती है। उसकी आर्थिक स्थिति को आप छोड़ दीजिए, त्रिलोचन जी भले मतलब बहुत संघर्ष किया हो उन्होंने, लेकिन उनकी जो लेखकीय हैसियत थी अपने समय में और अंत समय तक, तो उसके सामने मामूद जी ने बहुत लिखा पढ़ा हो, वर्चस्ववाद पूरा विश्वविद्यालयों में रहा उनका देश भर में, लेकिन वो त्रिलोचन शास्त्री नामवर सिंह नहीं हो सकते थे, क्या न हुए वो। त्रिलोचन जी की रचनावली आ गई? हाँ, कुछ आई है, अभी वो किस्तों में आने की है, क्योंकि जी उनके उसमें एक उसका भी झगड़ा है ना, दो बेटे हैं, तो उसमें कौन किसके हिस्से में है, और जो काम हो रहा है उसमें मतलब नहीं, किसका एक दोनों बार बेटे। बनारस वाले वाचस्पति जी ने बातचीत में कहा था हाँ कि देखिए कि उनकी जन्मशती बीत गई हाँ। और राजकमल में वो पांडुलिपि पड़ी हुई है। जी और सोचिए कि दूसरे अगर ये त्रिलोचन जी की जगह पर आज होते तो उनकी रचनावली कब की आ गई होती। जैसे राजेंद्र यादव की रचनावली उनके निधन के कुछ साल के बाद ही वो आ गई। नहीं नहीं, वो तो उनकी सीरीज ऐसे छप रही थी। आप अगर राजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं,
तो नहीं न, राजेंद्र यादव तो वाचस्पति जी सीधे, ने ये जानकारी दी थी तो थोड़ा दुख भी लगा था कि सोचिए नहीं अगर नहीं, उनसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, प्रकाशक भी ये देखता है कि हमारा लेखक जो है वो लिखने में कितना भी मजबूत हो, लेकिन हमारे साथ उसका पेच अगर फंस जाए तो हम भारी हैं कि नहीं है। अगर वो उसके सामने कमजोर लगता है तो उसको मतलब दिखाता है कि तुम कमजोर हो हमारे सामने। और जब आज नहीं है त्रिलोचन जी, और उनकी रत्नावली राजकमल को ही लाना चाहिए था, ज्यादातर चीजें उनकी राजकमल से ही आई हैं, तो वो तो एक मतलब एक उदाहरण रखते कि भाई त्रिलोचन जी नहीं है, लेकिन बड़े कवि हैं हमारे हिंदी के, हमारे समय के, तो इसलिए हम उनकी रत्नावली लेकर के आ रहे हैं, उनके बेटों को मनाते दोनों। और जो भी चीजें जहां कहीं है झगड़े में है, तो ये तो राजकमल आसानी से कर सकता था। तो हम लोग आगे भी इस पर संवाद करेंगे। हाँ, हम लोग आपने जो बिल्कुल समय करें। निकाला और उसके देखिए, लिए आभार। राजनीतिक जो बहुत सारे झगड़े हैं, या कौन कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, दोबारा और बनना चाहिए उसको, या उसकी इच्छा है कि बने रहें, तो इस तरह के तो बहुत सारे सवाल हैं। हम जी लोग इस पर नमस्कार बिल्कुल बात नमस्कार। बढ़ानी है, और लोग भी इस पर अपने विचार रखें, और कोई ये पूरा छटे और अच्छी स्थितियां बने, हमको उम्मीद ये करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात जी यही जी समाप्त जी करता हूँ जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।